नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। इससे पहले का जो भाग था उसमें हमने कितने 25 भाग हमने क्या 25 क्वेश्चन भाग के 25 क्वेश्चन हमने क्या कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, उसमें आपसे पूछा था कि एक पत्थर के शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेख के पत्थरों पे कुछ उत्कीर्ण अपने राजा ने अपने बारे में, अपने शासन के बारे में, अपनी जनता के बारे में और अपने गुणगान के बारे में, क्या उस राज्य के बारे में क्या मिलते हैं, हमें विवरण मिलते हैं पत्थरों पे उत्कीर्ण। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, तो अशोक ने बताया था किसके बारे में, कर के बारे में। कर मतलब टैक्स के बारे में। ठीक है, टैक्स के बारे में अशोक ने बताया था। तो किस शिलालेख में था, चार ऑप्शन थे। ठीक है, निगाली सागर स्तंभ लेख, रुमंडी स्तंभ शिलालेख, बराबर गुफा शिलालेख और भाबरू शिलालेख। बताएंगे, पहले वीडियो में बताया है। ठीक है, रिवीजन करते हुए चलना है। प्रो वर्जन बनना है तो रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसी के साथ साथ किसे देवनाम या प्रियदासी के नाम से जाना जाता था, अशोक किस वंश का शासक था, अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना, ये सब बताया था। आप आज कमेंट करेंगे। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक है, अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी जिसने द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, कलिंग का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया, कलिंग वर्तमान में कहाँ है। ठीक है, कौन से शिलालेख में कलिंग का विवरण मिलता है। ठीक है, अशोक ने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था। ठीक है, ये उस वीडियो में सारा आपको समझाया हुआ है। और वहीं बताया कि राजा बनने के कितने साल बाद, ठीक है, उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। ये सारे हमने उसमें कितने 25 क्वेश्चंस किए थे हमने भाग पहले में। आज वहीं से हम आगे परिचर्चा करेंगे। ठीक है, 25 से आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं विद एक्सप्लेन। ठीक है, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करने वाले हैं। वीडियो उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिनमें क्या है, संसाधनों के अभाव है। चलो आगे बढ़ेंगे, जानेंगे। कॉपी कलम उठा लीजिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है। क्वेश्चन आपसे मैंने होमवर्क में पूछा था कि गुप्त काल के दौरान क्षेत्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता था। ठीक है, गुप्त काल पूछेगा तो गुप्त काल में जो क्षेत्र था, ठीक है, तो उसे किस रूप में देखा जाता था। ठीक है, कृषि योग्य भूमि हो गया, ठीक है, बंजर भूमि हो गया, जंगल या वन भूमि हो गया, रहने योग्य भूमि हो गया। ठीक है, गुप्त काल में क्षेत्र को किस रूप में, तो कृषि योग्य भूमि। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गुप्त काल में क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि के रूप में देखा जाता था। ठीक है, गुप्त काल के दौरान देखो कुंवारी भूमि, ठीक है, कि विशाल क्षेत्रों को खेतों के तहत लाया गया। उत्पादन को मौजूदा तरीके से बड़े सुधार किए गए। ठीक है, जो क्या थे, क्षेत्र थे, उन्हें कृषि योग्य भूमि के रूप में देखा गया और उत्पादन की मात्रा में क्या किया, उत्पादन के क्षेत्र में क्या किया गया, नए नए क्या किए गए, आयाम लाए गए और उसके उत्पादन में क्या दिया गया, जोर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, गप्ता सारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंपोर्टेंट है, गप्ता सारा किससे संबंधित है, बंजर भूमि, जंगल या वन भूमि, रहने योग्य भूमि या चारागाह भूमि। तो पूछेगा अगर तुमसे क्या, गप्ता सारा, तो गप्ता सारा क्या था, तो गप्ता सारा आपको बता दूं गुप्त काल के दौरान भूमि को निम्नलिखित समूह में वर्गीकृत किया जाता था। ठीक है, क्षेत्र मैंने बता दिया, खेती करने योग्य भूमि को कहा जाता था। ठीक है, दूसरा एक खिला के रूप में जिसे बंजर भूमि कहते थे। ठीक है, एक होता था अपराहता जिसे क्या कहते थे, जंगल या वन भूमि। ठीक है, अपराहता को क्या अपराहता को जंगल या वन भूमि कहते थे। ठीक है, और एक आपका होता था चारागाह भूमि। चारागाह भूमि को क्या कहा जाता था, गप्ता सारा। चारागाह भूमि को क्या, ऑप्शन डी, चारागाह भूमि को ही क्या कहा जाता था, गप्ता सारा कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त काल के दौरान कीमतों और माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, गुप्ता ने कीमतें तय करने की कोशिश की, आपूर्ति के मांग के आकार कीमतों में उतार चढ़ाव आया। ठीक है, न केवल कीमतें बढ़ी बल्कि माप की इकाइयां भी जगह जगह भिन्न होती हैं। नीचे दिए गए कथन या कोड का सही विकल्प चुनना है। आपके पास कितने 3 ऑप्शन है और सही विकल्प आपको चुनना है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है, 1 और 2 क्या है आपके, 1 और 2, 1 और 2 आपके क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए थोड़ी एक्स्ट्रा जान लेते हैं हम। गुप्तों ने, ठीक है, देखो वस्तुओं की कीमत तय करने की कोशिश नहीं की थी। उनने क्या, ये वस्तुओं की कीमत तय करने की कोशिश नहीं की थी। ऐसा है क्या, बाजार में आपूर्ति की मांग के अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव आया। ठीक है, बाजार में जितना मांग होगा ना, आपको किसी दिन इकोनॉमिक्स की वीडियो में बता दूंगा, मांग का नियम बता दूंगा। ठीक है, कि वस्तुओं का मूल्य कम होगा तो उनकी मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का क्या होता है, प्राइस कम होता है। ठीक है,
तो उसमें क्या हो जाता है, प्राइस कम होने पे उसकी मांग अधिक हो जाती है, प्राइस बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताओ मुझे सही आंसर। तो मैंने क्या बताया कि उन्होंने वस्तुओं की कीमतें तय करने की कोशिश नहीं की, बाजार में जिस हिसाब से आपकी क्या थी, आपूर्ति थी, उस अनुसार कीमतों में उतार चढ़ाव आया। इसके अलावा न केवल कीमतें बल्कि माप की इकाइयां भी जगह जगह भिन्न होती गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। देखो, प्रोसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस शाखा में विभाजित किया, ठीक है। प्रोसेन की मृत्यु होती है, उसके बाद वाकाटक साम्राज्य को किस शाखा में विभाजित किया गया था, ठीक है। नंदीवर्धन हो गया, वत्स्य गुल्म हो गया, ठीक है। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न एक और न दो, बताएंगे मुझे। तो मैं बता दूं, जब प्रवरसेन की मृत्यु के बाद क्या होता है, गौतमीपुत्र के पुत्र, ठीक है, गौतमीपुत्र के पुत्र कौन आते हैं, रुद्रसेन प्रथम ने अपने दादा प्रवरसेन, ठीक है। कौन थे ये प्रवरसेन, बताओ मुझे। तो गौतमीपुत्र के पुत्र होते हैं रुद्रसेन, ठीक है। उन्होंने अपने दादा, ठीक है, रुद्रसेन के दादा कौन थे, प्रवरसेन थे, ठीक है। इन्हें क्या सिंहासन पर बैठाया गया था, ठीक है। स्वयं ने आधुनिक नागपुर के पास नंदीवर्धन में शासन किया। प्रवरसेन ने एक अन्य पुत्र सर्वसेन ने क्या वास्तुगुलाम से स्वतंत्र रूप से शासन करना प्रारंभ किया। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों, एक और दो आपके क्या हो जाएंगे, एक और दो आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। कदम्ब राजा मयूर शर्मा ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बनारसी में शासन किया था, ठीक है। बनवासी में शासन किया था, बनारसी नहीं, एग्जैक्ट करना बनवासी में। देखो कौन थे, मयूर शर्मा, ठीक है, कदम्ब राजा थे। इन्होंने किस अवधि के दौरान बनवासी में क्या किया था, शासन किया था। तो बताना है आपको, तो बता दूं, कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था, मयूर शर्मा था। पहला क्वेश्चन से पूछेगा कदम्ब वंश का संस्थापक पूछेगा तो मयूर शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला, मयूर शर्मा ने 345 ईस्वी से 365 ईस्वी तक बनवासी पर शासन किया था, ठीक है। 345 से 65, ऑप्शन सी, ठीक है। कदम्ब राजा मयूर शर्मा जो कदम्ब वंश की स्थापना करता है, ठीक है, 345 से 65 ईस्वी तक बनवासी में क्या करता है, ये शासन करता है। वह कदम्ब वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। देखो, कदम्ब वंश का सबसे शक्तिशाली राजा भी कौन था, अपना मयूर शर्मा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा मथुरा का पहला ज्ञान क्षत्रपक है। तो कौन है, हगन, लिया का कुशुलाक हो गया, पत्तिका कुशुलाक हो गया, भूमा का हो गया। तो आपको बताना है, ठीक है। तो मथुरा के पहले ज्ञान जो क्षत्रप हैं वो हगन और हगमास हैं। कौन है, हगन और हगमास, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। देखो, राजूवुला जो उनके उत्तराधिकारी थे, हगन और हगमास के उत्तराधिकारी कौन बने, राजूवुला। इनके उत्तराधिकारी बने आपके कौन, राजूवुला, ठीक है। इनके उत्तराधिकारी कौन बने, राजूवुला बने, ठीक है। वो भी एक थे, उनका उल्लेख मोरा शिलालेख के महाक्षत्रप के रूप में, ठीक है। इनका उल्लेख किसमें, मोरा शिलालेख, ठीक है, मोरा शिलालेख में इनका उल्लेख मिलता है। कौन से अभिलेख में, मोरा शिलालेख में इनका क्या मिलता है, अभिलेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन 32 है आपके लिए। सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताया था सिमुक था। सबसे शक्तिशाली कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था। कौन से अभिलेख से पता चलता है, गौतमीपुत्र, उनकी माता गौतमीपुत्र बलश्री के अभिलेख से पता चलता है, ठीक है। सातवाहन राजवंश के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन का निम्नतम स्तर था। गांव हो गया, कस्बा, प्रांत और जिला, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, तो गांव क्या था, निम्नतम, ठीक है। क्या था, निम्नतम स्तर आपका क्या होता था, गांव होता था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। सातवाहन काल के दौरान प्रशासन की निम्नतम स्तर पर एक ग्राम या गांव था, एक मालिका, ठीक है, एक गालमिका या ग्राम प्रधान के अधीन आता था। ये ग्राम किसके, एक गालमिका ग्राम प्रधान के अधीन आता था। ग्राम प्रधान भी 9 रथों, 9 हाथी, 25 घोड़ों और 45 पैदल सैनिकों वाली एक सैन्य रेजिमेंट का मुखिया था। अब देखो, जो उस समय क्या था, जो ग्राम प्रधान था उसके पास कितने 9 हाथी रहते थे, 9 रथ रहते थे, 25 घोड़े और 45 पैदल सिपाही रहते थे। किसके पास, ग्राम प्रधान के पास, ठीक है। क्या क्या रहते, 9 रथों से दिए जाते थे, 9 हाथी उसके पास रहते थे, 25 घोड़े रहते थे, 45 पैदल सैनिक वाली उसके पास एक छोटी सी क्या रहती थी, रेजिमेंट रहती थी, किसका गांव का कार्यभार संभालता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके लिए। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश का पहला शासक, मैंने पहले भी बताया आपको, किसने किए थे, कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक विम, ठीक है, कडफिसेस को बड़ी संख्या में सोने सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें चीन,
अलेक्जेंड्रिया, रोमन साम्राज्य, सभी सहित पक्षों में अनेक रेशम मार्गों में उनने क्या किया था, अपना व्यापार बनाए रखा गया था। तो सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सोने के सिक्के किस कुषाण वंश के राजा या शासक ने जारी किए, तो विम कडफिसेस आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के अगले शासक के रूप में समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो समुद्रगुप्त किस वंश का था, तो मौर्य वंश का था। ठीक है, मौर्य वंश का था। ठीक है, दूसरा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला था। ठीक है, देखो क्या इसका एक दरबारी कवि था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है, मैंने आपको बताया था, प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में। ठीक है, मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा ऐसा है, किसका पुत्र था, ये पुत्र किसका था, चंद्रगुप्त और कुमारा देवी का क्या था, पुत्र था। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, आपको पता है। तो इसके बाद कौन सा उत्तराधिकारी बना, जब समुद्रगुप्त की मृत्यु होती है तो उसके बाद कौन सा आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, जिसे आप क्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर कार्यकाल की बात करूं या शासन की बात करूं, 380 से 412। ठीक है, 380 से, ठीक है, 380 से आपका 412 में इसका क्या रहता है, शासनकाल रहता है। और समुद्रगुप्त का क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता है। उन्हें देवगुप्त, देवराज या देवश्री के नाम से भी जाना है। देवगुप्त के नाम से जाना जाता है, देवगुप्त के नाम से जाना जाता है, देवश्री के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि भी धारण की गई। ठीक है, विक्रमादित्य और परम भागवत या परम भागवतक की उपाधि भी इनके द्वारा क्या की गई थी, धारण की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने दिनार नामक सोने के सिक्के प्रारंभ किए। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दिनार के सोने के सिक्के, ठीक है, तो बता दो आपको दिनार के सोने सिक्के किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था। ठीक है, चंद्रगुप्त क्या था, द्वितीय चांदी का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक था। ठीक है, उसने तांबे के सिक्के भी जारी किए, उन सिक्कों पर उन्हें चंद्र के रूप में जाना जाता है। उसने सोने के सिक्के भी जारी किए जिन्हें दिनार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन द्वि, चांदी के भी किए और सोने के सिक्के जिन्हें दिनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें उसने क्या उल्लेख किया, अपने सिक्कों में उन्हें चंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान बीजांटिक साम्राज्य और भारत के बीच काफी मात्रा में व्यापार को इशारा करता था। ठीक है, तो बीजांटिक सोने के सिक्के भारत के दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी भाग में खोजे गए। ठीक है, अपने लॉर्ड डाइजेस्ट और जस्टियन ने भारत में आयात की एक लंबी सूची दी। नीचे दिए गए कथन में से आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा, दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ए और दो। ठीक है, थोड़ी जानने इसके बारे में, आइए जान लेते हैं। तो देखो, गुप्त काल के दौरान बीजांटिक साम्राज्य भारत के बीच व्यापार में काफी मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। जैसा कि भारत के दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है, भागों में खोजे गए बीजांटिक सोने के सिक्के से परिलक्षित होता है। साथ ही अपने लॉर्ड डाइजेस्ट में जस्टियन ने भारत में आयात भी एक लंबी सूची क्या करता है, देता है, प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी, एक और दो आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजा को वाकाटक वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक माना जाता है। ठीक है, किस वंश का था नंदीवर्धन, तो वाटाकक वंश का था। ठीक है, वाकाटक वंश का था। तो किस शाखा का अंतिम शासक माना जाता था, तो आपको बताना है, जो वाकाटक वंश का नंदीवर्धन शाखा का अंतिम शासक का पृथ्वीसेन द्वितीय था। कौन था आपका, पृथ्वीसेन द्वितीय था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें वाकाटकों के गिरे हुए भाग्य में पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। ठीक है, उन्हें क्या, वत्स्यगुल्मा हरिसेन के आक्रमणों का भी सामना करना पड़ा। ठीक है, किसका, वत्स्यगुल्मा, ठीक है, और हरिसेन के आक्रमणों का भी क्या करना पड़ा, इन्हें सामना करना पड़ा। किसे, पृथ्वीसेन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस राजा को अल मसूदी ने राजा बौरा कहा था। ठीक है, राजा बौरा अल मसूदी ने किस राजा को कह दिया। ऑप्शन ए मिहिर भोज, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वत्स्यराज हो जाएगा। तो किसे, तो मिहिर भोज, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, तो मिहिर भोज को क्या अल मसूदी ने क्या कहा, राजा बौरा कहा। इंपोर्टेंट है, अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित रखने के लिए अरबी लेखकों ने मिहिर भोज को क्या कहा, राजा बुरा कहा। ठीक है, क्या हुआ देखो बताता हूं, अपने साम्राज्य को लुटेरों से, जो चोर चकार थे, उनसे सुरक्षित रखने के लिए अरब लेखकों ने मिहिर भोज की सराहना की। उन्हें अरब यात्री अल मसूदी, कौन है, अल मसूदी अरब यात्री हैं, द्वारा राजा बोरा भी कहा गया।
अन्य अरब यात्रियों के अनुसार प्रतिहार शासकों में के पास भारत में सबसे अच्छी क्या थी? घुड़सवार सेना इसी मिहिर भोज के पास थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस बौद्ध राजा ने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान किया था? गोपाल, नारायण और अशोक और महेंद्रपाल। ठीक है, शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान किसने किया था? अब बताना है आपको। तो नारायण पाल भारतीय उपमहाद्वीप के पाल वंश के छठे सम्राट थे। कौन थे? पाल वंश के छठे सम्राट कौन थे? आपके नारायण पाल थे। ठीक है, नारायण पाल कौन थे? पाल वंश के छठे सम्राट थे, जो विग्रहपाल प्रथम के बाद सिंहासन पर बैठे। किसके बाद? किसके उत्तराधिकारी बने? तो विग्रहपाल के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? आपके नारायण पाल बनते हैं। नारायण पाल बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। कौन थे? संरक्षण थे। फिर जो उन्होंने शिव भट्टारक के पक्ष में अनुदान दिया, फिर भी उन्होंने क्या दिया? शिव भट्टारक के पक्ष में क्या दिया? अनुदान दिया। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, नारायण पाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का उत्तराधिकारी बना? गोविंद द्वितीय, दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय और ध्रुवा आपके। ठीक है, ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन आप 40 का लगाएंगे तो गोविंद तृतीय है, ये द्वितीय नहीं है, गोविंद तृतीय ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं थोड़ी। गोविंद तृतीय ने, जिन्होंने 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक राष्ट्रकूट राज्य पर, ठीक है, कितना? 793 से कितना? 814 ईसा पूर्व इन्होंने क्या किया? राष्ट्रकूट राज्य पर शासन किया। वह राजा ध्रुव, ठीक है, धारावर्ष के पुत्र का उत्तराधिकारी था। वह सैन्य रूप में राजवंश का सबसे सफल सम्राट थे। ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रकूट को इन्होंने क्या? अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले क्या है? गोविंद तृतीय। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कश्मीर के इतिहास से संबंधित है? बहुत बार बताया है, रिविजन भी आपका हो जा रहा है। तो राष्ट्ररंगणी कल्हण द्वारा रचित है तथा यह संस्कृत भाषा का क्या है? अद्वितीय ग्रंथ है। संस्कृत भाषा का अद्वितीय ग्रंथ है। कौन सा? राष्ट्ररंगणी। कश्मीर का इतिहास मिलता है, किसकी है? तो कल्हण की पुस्तक है। ठीक है, तो बताना मुझे, अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य विष्णुगुप्त की है। विक्रमोर्वशीयम किसकी है? तो आपने बताया कालिदास की है। तो अशोक वंदना किसकी है? कमेंट में बताना, सर्च करना, रिसर्च करना। प्रो वर्जन बनना है तो खुद सर्च करना पड़ेगा। मुझे बताएंगे आपकी अशोक वंदना किसकी कृति है। ठीक है, ये किसका इतिहास के बारे में अशोक वंदना में जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यकाल से संबंधित 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर पाए गए? ठीक है, वह कौन सा स्थान है जहां कितने? 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर पाए गए। जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, अजमेर। ऑप्शन 4 आपके पास है, आपको बताना है कहां पाए गए। तो आपको बताना है जोधपुर, राजस्थान के पास ओसिया के छोटे से गांव में। ठीक है, जोधपुर में कौन सा गांव? ऑप्शन सी में जोधपुर में आपका ओसिया गांव पड़ता है। ठीक है, जोधपुर में याद रखना ओसिया गांव पड़ता है। ठीक है, जोधपुर का ओसिया गांव में क्या पाया गया? तो ब्राह्मणों के और जैन के कितने? 16 मंदिर और 11 मंदिर पाए गए। ठीक है, और बाकी गांव के पूर्व में एक पहाड़ी पे है। ये क्या है? एक पूर्व के, एक जोधपुर के ओसिया गांव के पूर्व में क्या है? पहाड़ी पे है, जहां 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर पाए गए थे। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवभूति द्वारा लिखा गया? ठीक है, क्या बोल रहा है? मालती माघ हो गया, ठीक है, महावीर चरित हो गया, उत्तर रामचरित हो गया। निम्नलिखित दिए गए कथन आपको बताने हैं कि भवभूति की। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों क्या है? देखो, मालती माद हो गया, महावीर चरित हो गया, उत्तर रामचरित होगा, किसकी? हम भवभूति द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका 1 2 3 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, नीचे के किस हड़प्पा स्थल को मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंधित? जैसे अपना भारत में क्या था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आपका क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा था। वैसे ही जो अन्य देशों से विदेशों से मिले हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ सीधे समुद्री व्यापार का संबंध मिलता है। ठीक है, कोट दीजिए हो गया, धौलावीरा हो गया और लोथल हो गया, रोपड़ हो गया। तो आपको बताना है क्या? लोथल आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लोथल के बंदरगाह के पुरातात्विक अवशेष कहाँ? खंबात की खाड़ी में साबरमती के एक सहायक, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पुरावंश या पुरास्थलों से क्या, उनकी उपलब्धता से क्या पता चलता है कि यहाँ क्या मिले? जो मेसोपोटामिया के साथ क्या संस्कृति, उनके साथ जो व्यापार होता था उसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अधिकार किसने किया? तो मीनांडर, कनिष्क, सेल्यूकस निकेटर और रुद्रदामोदर। ठीक है, तो सिकंदर ने कितना? 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहले
ठीक है। आत्मसमर्पण किसने किया, देखो सबसे पहले सामना किसने किया, तो पौरस ने किया, ठीक है। राजा पुरु या पौरस ने किया ब्यास नदी पे, विपाशा नदी, हाइडोस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, विशेषता का युद्ध भी कहा जाता है। और सबसे पहले भेंट किससे हुई, तो आम्बी से हुई। आम्बी क्या हुआ, धोखेबाज हुआ, ठीक है, अपने, ठीक है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, ठीक है। तो भारत वालों ने ही विदेशी शासकों का क्या किया था, उनका क्या दिया था, साथ दिया था, ठीक है। नमक हमारी हरामी किसने की, तो आम्बी ने क्या की थी, ये जो कहाँ का था, गांधार का राजा आम्बी था, इसने क्या की थी, नमक हरामी की थी और सिकंदर के साथ मिल गया था। और सबसे पहले जो टक्कर का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व, हाइडोस्पीस हो गया, ब्यास नदी, विशेषता का, ठीक है। तो उस युद्ध 326 ईसा पूर्व होता है। तो सिकंदर कहाँ से भारत में प्रवेश करता है, तो जो काबुल वाला एरिया, काबुल से आपको पता है, मैंने बताया खैबर दर्रा, ठीक है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है, लौह श्रृंखला, लौह सफेद श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, वहां से भारत आता है। कौन, ये आपका भारत है, देखो भारत ये हिमालय वाली पार्ट से तो कोई राजा अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। अगर आएगा तो इतना लंबा समुद्री मार्ग से घूम के आना पड़ता था, ठीक है, तो ये भी रास्ता नहीं था। तो यहाँ बीच में आपका क्या था, खैबर दर्रा पड़ता था। तो यहाँ से वो सबसे पहले कहाँ आया, भारत में आया। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु के बाद पूर्वी भाग पर किसने अधिकार किया, तो आपको बताना है किसने अधिकार किया था। तो ये सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप किसने, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था, राज क्या था। सेल्यूकस फर्स्ट सिकंदर महान की क्या थी, कुरिंथ की लीग का एक प्रमुख अधिकारी था। और क्या, डायोडोची में भी एक था। सिकंदर की मृत्यु के बाद हुए डायोडोची युद्ध में सेल्यूकस ने सेल्यूडिस राजवंश को क्या, सेल्यूडिस साम्राज्य की स्थापना की। उनका राज्य रोमन शासकों के लिए सिकंदर के पूर्व साम्राज्य का अंतिम होल्ड आउट में एक था। तो कौन पूर्वी भाग पर राज्य करता है, तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैदिक काल में किस विवाह को प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता था, किस विवाह को, तो गंधर्व विवाह को, ठीक है। आजकल तो प्रेम विवाह का, आज तो आप लोग आप क्या ही बताएं, बताने के लिए शब्द है नहीं। तो उस समय जो विवाह होता है, जैसे शिव पार्वती का विवाह, ठीक है, किस रूप में देखा जाता है, तो जब प्रेम हो जाता था, ठीक है, नेहा और राजू को प्रेम हो गया, तो क्या करेंगे आजकल वो भाग जाएंगे, ठीक है, भाग जाएंगे और कुछ दिन बाद परेशान होंगे, जैसे पैसे वैसे खत्म होंगे, खाने को कुछ नहीं होगा, फिर घर आ जाएंगे राजू और नेहा, ठीक है। कोई राजू और नेहा है तो क्लास में बुरा मत मानना, ठीक है। तो वैदिक काल में जो प्रेम विवाह था, ठीक है, जो आजकल आप बाबू सोना करते हो ना, जो वैदिक काल में भी बाबू सोना होता था क्या, जो प्रेम विवाह था, लेकिन उस समय का जो प्रेम था वो तप वाला प्रेम, तपस्या वाला प्रेम, ठीक है, वो प्रेम कुछ अलग था। जैसे शिव पार्वती का, कृष्ण का, राधा का, गोपियों का, ठीक है, तो राम सीता का। तो प्रेम विवाह को क्या, गंधर्व विवाह के रूप में जाना जाता था, ठीक है। इसका सबसे पहले प्रमाण कहाँ मिलता है, मैंने वो भी आपको बताया हुआ, ठीक है। प्राचीन भारत में गांधार कला विद्यालय किस राजवंश से विकसित किया गया था, ठीक है। चोल राजवंश, कुषाण हो गया, मौर्य हो गया, गुप्त हो गया, आपको बताना है, तो बताओ मुझे फटाफट। तो कौन सा, तो कुषाण वंश आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चीनी अभिलेखों के अनुसार कनिष्क किस वर्ष गद्दी पे बैठा है, ठीक है। कनिष्क किस वर्ष गद्दी पे बैठा, तो आपने बताया कब, तो कनिष्क कुषाण वंश का, ठीक है, क्या था, एक महान सम्राट था। 127 से 151, ठीक है, 127 से 151 तक क्या रहते हैं, कनिष्क का अपना राजपाट चला रहता है, जिसने गंगा के मैदान पर तारिम बेसिन में तुफरान से लेकर पाटलिपुत्र तक फैले साम्राज्य पर शासन किया था और अपनी सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। कई लोगों का मानना है कि कनिष्क का युग 127 ईस्वी से हैरी फाल के जमीन शोध के आधार पर शुरू किया गया था, ठीक है। यहूची के चीनी अभिलेख उनके यहूची के चीनी अभिलेख में इनका राज्याभिषेक, इनका राज्यकाल का 78 ईस्वी के रूप में दर्शाता है, ठीक है, 78 ईस्वी के रूप में दर्शाता है। और इन्होंने वह शक युग के संस्थापक, ठीक है, शक युग के संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी 78 ईस्वी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ओदंतपुरी कहाँ, तो ओदंतपुरी प्राचीन भारत काल में शिक्षा का एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। ओदंतपुरी क्या था, बौद्ध केंद्र था बिहार में शिक्षा का, ठीक है। बिहार में आधुनिक बिहार शरीफ के रूप में पहचाना जाता है। इसकी स्थापना 7वीं शताब्दी के पाल वंश के पहले शासक, पाल वंश के पहले शासक कौन थे, बताना मुझे, पाल वंश के पहले शासक कौन थे, तो आपने बताया पाल वंश कौन थे, गोपाल पाल, ठीक है। अपने पड़ोसी नालंदा बौद्ध शिक्षा के एक प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में क्या किया इन्होंने, उसका क्या किया, उद्धरण किया था, ठीक है। तो बिहार, ठीक है, ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिहार में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंतिम है आपके लिए, पूछ रहा है
50 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक किसने की थी? भारत में जैन धर्म की स्थापना, ठीक है, स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है चंद्रगुप्त, अशोक, गौतम, महावीर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकार हुए? तो आपको बताना है कि जैन धर्म कितने 24 तीर्थंकार हुए थे। कितने? 24 हुए थे। 23वें कौन थे? आपने बताया 23वें आपके कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक है, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकार, ठीक है। इंपोर्टेंट है, 24वें कौन थे? 24वें आपको कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगर पूछेगा पहला, ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, ठीक है, आपके क्या? ऋषभ देव, जैव धर्म के प्रथम संस्थापक या प्रथम तीर्थंकार कौन थे? ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या? आदिनाथ के नाम से भी किसे जाना जाता है? ऋषभ देव के नाम से जाना जाता है। तो भारत में जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो आपने बताया, तो किसने की थी? तो अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। इनका बचपन में किस नाम से? इनका नाम क्या था? वर्धमान के नाम से इन्हें जाना जाता था, ठीक है, वर्धमान के नाम से इन्हें जाना जाता था। किसे? महावीर स्वामी को। तो इन्होंने ही क्या? इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेगा जैन धर्म की स्थापना संस्थापक पूछेगा, खाली वास्तविक क्रम पूछे, खाली जैन धर्म का संस्थापक पूछेगा तो ऋषभ देव, जिन्हें क्या? आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। 19वां एक आपके लिए 19वां तीर्थंकर इंपोर्टेंट होता है क्योंकि उसे महिला बताया गया है, जिसका नाम क्या था? मल्लिकार्जुन, ठीक है, मल्लिकानाथ या मल्लिकार्जुन 19वीं तीर्थंकर थी, जिन्हें क्या? महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया। पहला पूछेगा ऋषभ देव, आदिनाथ, ठीक है, जिन्हें संस्थापक माना जाता है, ठीक है। 19वीं इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि महिला थे, मल्लिकार्जुन या मल्लिकानाथ, ठीक है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे, इंपोर्टेंट हो जाता है। और 24वें, ठीक है, कौन थे अंतिम आपके? तो आपने बताया अंतिम कौन थे? तो अंतिम कौन थे? तो अंतिम आपने बताया कि महावीर जी थे, ठीक है। इनका नाम क्या था? तो महावीर जी का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम क्या था? वर्धमान था। इनका पिता का नाम बता दो मुझे, बताओ, पिता का नाम बता दो मुझे, कोई भी बताओ मुझे पिता का नाम बताओ मुझे, थोड़ी इनके बारे में एक्स्ट्रा जान लेंगे, बताओ मुझे, कोई भी बता दो मुझे, ठीक है। तो बताऊं तो आपको, देखो, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। जन्म करीब 2500 वर्ष पहले, ईसा 540 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडल ग्राम में अयोध्या इच्छुक वंशीय, ठीक है, क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर क्या करते हैं? संसार से विरक्त हो जाते हैं। घर, राजकाट, राज वैभव, संन्यास, सारी सुख सुविधाएं त्याग के क्या कर लेते हैं? ये संन्यास पे चले जाते हैं, ठीक है। इनका अन्य नाम भी मिलता है, वीर हो गया, अतिवीर हो गया, वर्धमान हो गया और सन्मति हो गया। एक नाम और याद रखना इंपोर्टेंट है, सन्मति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। शिक्षाएं इन्हें अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकावांत की शिक्षा इन्होंने दी, ठीक है। वंश इच्छाकु था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। जन कल्याण इनका चैत्र शुक्ल त्रयोदशी में हुआ था, ठीक है। कुंडल ग्राम वैशाली के निकट, मैंने आपको बताया था। इन्हें मोक्ष महापरिनिर्वाण पावापुरी जिला नालंदा बिहार में मिला था, ठीक है। वहीं अगर बात करूं, चिन्ह इनका सिंह था, ठीक है। और क्या क्या बताया था? इनका प्रथम जो गणधर था वो क्या था? गौतम गणधर था, ठीक है, गौतम गणधर था, ठीक है। जीवन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? बता दो मुझे, विवाह के बारे में बता दो, ठीक है। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे, ठीक है। दिगंबर परंपरा क्या बोलते हैं? जो महावीर थे ये क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर की शादी नहीं करना चाहते क्योंकि ब्रह्मचर्य उनका प्रिय विषय था। भोगों में उनकी रुचि नहीं थी, परंतु इनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार इन्होंने इसके लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक क्या हुआ था? सुकन्या से हुआ था। देखो, दो संप्रदाय होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर कौन से वस्त्र धारण करते थे और श्वेतांबर कौन से वस्त्र धारण करते थे? कमेंट में बताएंगे मुझे, ठीक है। दिगंबर बोलते हैं कि ये क्या थे? बाल ब्रह्मचारी थे, इन्होंने शादी नहीं किया था। श्वेतांबर ने बोला कि इन्होंने शादी की थी। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा नामक सुकन्या के नाम से इनकी क्या हुई थी? शादी हुई थी। और देखो, जिसका युवा होने पर राजकुमार जमाली के साथ विवाह हुआ था। बाद में अगर बताऊं तो देखो, इनकी पुत्री का नाम, ठीक है, मैंने तुमको जमाली बता दिया, ये क्या भसड़ मच गई? भसड़ नहीं मची। पुत्री का नाम क्या बताया? प्रियदर्शनी, ठीक है, प्रियदर्शनी इनका अनुज, प्रियदर्शनी इनका पुत्री का नाम प्रियदर्शनी, जिसका बाद में क्या हुआ? किसी राजकुमार जमाली से शादी हो जाती है, ठीक है। मैंने इनका ज्ञान
आपको बताया हुआ है, ठीक है। 7 तत्व, 6 द्रव्य, संसार और मोक्ष के कारण तथा उनके फल का नया आदि उपायों से वर्णन किया गया है। इन्होंने 5 व्रत बताए थे, ठीक है। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, ठीक है, औचर्य हो गया, अपरिग्रह हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया। इन्होंने क्या 5 आपके व्रत बताए थे। तो ये इनके बारे में, किसके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, वर्धमान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। मित्रों में जहां संसाधनों के अभाव है, वीडियो पसंद आए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन के बदले आपको वहां 4-4, 5-5 क्वेश्चन का नॉलेज मिल रहा है, तो आप वीडियो को अटेंड करें, मित्रों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हमने ये इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन ले लिए हैं, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास बता दिया है, हिंदी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपसे कल से क्या कर लेते हैं, कुछ हिंदी के जैसे तद्भव तत्सम आपके लिए एक वीडियो ला दूंगा, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट जो आपके लिए पूछा गया, ठीक है, जहां से आपके लिए नंबर बनेंगे, ठीक है, वहां से आपके लिए पत्र लेखन के लिए वीडियो आपके लिए है, ठीक है। उत्तराखंड के करंट अफेयर लाऊंगा जो पुरस्कार मिले हैं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में जो प्रमुख पुरस्कार है उनके बारे में, जो उत्तराखंड जी के करंट अफेयर है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में करवा दूंगा, ठीक है। पहले हिंदी कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद ये आपका करंट अफेयर वाला भी सीरीज चालू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। पसंद आए तो मित्रों में साझा कर सकते हो।